जैसा आप सबको पता है, गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम निरंतर लॉकडाउन मेजर्स के अनुपालन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को मॉनिटर कर रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया था, उसके तहत राज्य सरकारों ने लगभग 62 लाख टन गेहूं और चावल भारतीय खाद्य निगम से लिफ्ट कर लिया है। रेलवे ने 13 लाख वैगन से अधिक और 26,972 रेक्स द्वारा एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई को सुनिश्चित किया है। सिविल एविएशन मंत्रालय 416 लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स का संचालन कर 781 टन आवश्यक मेडिकल कार्गो को भारत के दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचा रहा है। ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, परंतु इस आवाजाही को और पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय ने कल राज्य सरकारों को पत्र लिखकर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उसकी तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया है। आर्थिक गतिविधियों को और आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए ये जरूरी है कि गुड्स ट्रैफिक को इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर रोका नहीं जाए। दिशा निर्देशों के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में ट्रक्स और गुड कैरियर्स की मूवमेंट में समस्या आ रही है। गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट के लिए चाहे वह भरे हुए ट्रक्स हों या खाली हों, अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारों को अनुरोध किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन एवं फील्ड एजेंसीज इन निर्देशों का पालन करें। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा अपने जो हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, उनका जो योगदान दिया जा रहा है कोविड-19 की लड़ाई में, उसके बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जैसे असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल और हमारी एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये सभी कोरोना की इस लड़ाई में विशेष योगदान दे रहे हैं और अपने संसाधनों और मैन पावर से लोगों को हर यथासंभव मदद पहुंचाने में 24 घंटे हर 7 दिन लगे हुए हैं। देश के कई भागों में ये बल हॉटस्पॉट एरियाज में लॉकडाउन के अनुपालन के लिए स्थानीय प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। इन सभी ने मिलकर देश में अपने 32 अस्पतालों में लगभग 1900 बेड कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए संरक्षित किया है। इसके अतिरिक्त इन बलों ने कई क्वारंटाइन सेंटर भी स्थापित किए हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री, सूखा राशन, सैनिटाइजर्स, मास्क इत्यादि का वितरण भी कर रहे हैं। ये बल आम जनता में कोविड-19 से संबंधित जागरूकता भी फैला रहे हैं। इन सब भी बलों ने कोविड पेशेंट्स की मदद के लिए रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया है। इनके फैमिली वेलफेयर और वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशंस भी काफी योगदान दे रहे हैं। जैसा आप लोग को पता होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसके 3 लाख से भी अधिक कर्मी पूरे देश में तैनात हैं। सीआरपीएफ ने दिल्ली से लेकर दंतेवाड़ा तक दूर दराज इलाकों के समुदाय को जरूरतमंद वर्गों की मदद की है। ऐसी ही एक सेवा अभियान में सीआरपीएफ की एक बटालियन ने रायपुर में 1 लाख किलो चावल वितरित किया है। सीआरपीएफ की मददगार नामक राष्ट्रव्यापी हेल्पलाइन भी लोगों की मदद कर रहा है। सीआरपीएफ ने टेलीमेडिसिन की भी सेवा शुरू की है। सशस्त्र सीमा बल भी अनुकरणीय कार्य कर रहा है। इन्होंने भारत की सीमा पर फंसे नेपाली नागरिकों को भी जरूरत की सभी चीजें प्रदान की हैं।
जो इनके छुट्टी पर गए कर्मचारी हैं, उन्होंने भी स्थानीय क्षेत्रों में प्रशासन की सहायता की है। सीआईएसएफ के कर्मी भी इस लड़ाई में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, इन्होंने एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर विदेशों से आए यात्रियों की स्क्रीनिंग और जल्द इमिग्रेशन में सहायता की थी। सीआईएसएफ के जो फायर सर्विस विंग है, उसके सभी 103 यूनिट आसपास के क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन में जिला अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पूर्वी सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते 300 से अधिक गांव में न सिर्फ लोगों को आधारभूत जरूरतें मुहैया कराई हैं, बल्कि उनकी चिकित्सा संबंधी सुविधा जो उनको जरूरत है वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। पाकिस्तान से लगती हुई 553 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो किसान अपने खेतों में फसल काटने जा रहे हैं, उनके इक्विपमेंट की सैनिटाइजेशन में भी इन्होंने मदद की है। बीएसएफ ने मेघालय में पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध कराया है। इस प्रकार वो दूर दराज क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम की सुविधा भी आम जनता को मुहैया करा रहे हैं। बीएसएफ ने अपनी पेट्रोलिंग में काफी वृद्धि की है, जिससे कि सीमा पार से कोविड-19 के केस ना बढ़ पाए। आईटीबीपी कोविड-19 की लड़ाई में शुरू से जुड़ा हुआ है। इसने देश की सबसे पहली क्वारंटाइन फैसिलिटी स्थापित की थी। पहाड़ी क्षेत्रों में ये भी काफी योगदान दे रहे हैं। असम राइफल्स ने रिमोट एरियाज में किसानों की कृषि उपज खरीद में मदद की है। इसके अलावा उन्होंने अनाथालय और वृद्धाश्रमों को भी अडॉप्ट किया है। एनएसजी ने अन्य कदमों के अलावा एक हबलेस सैटेलाइट टर्मिनल इस्टेब्लिश करके कम्युनिकेशन बैकबोन को और स्ट्रेंथन किया है। एनडीआरएफ ने आज तक 61,000 लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स लगभग 8,000 वॉलंटियर्स को ट्रेन करके एक एनडीआरएफ फ्रेंड्स का अभियान शुरू किया है, जो कोविड-19 के क्षेत्रों में काफी अपना योगदान दे रहा है। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 1993 कंफर्म केसेस आए हैं, जिससे कि हमारी टोटल कंफर्म केसेस की संख्या अब 35,043 केसेस हो चुकी है। इनमें से 25,007 केसेस प्रेजेंटली एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 564 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे कि हमारी टोटल टैली ऑफ रिकवर्ड केसेस बढ़कर अब 8,888 हो चुकी है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट निरंतर बढ़ते हुए अब 25.37% हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। मैपिंग ऑफ केसेस एंड कॉन्टैक्ट्स, यानी कि जितने भी केसेस आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट्स को मैप किया जाए। वह केसेस और उनके कॉन्टैक्ट, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है, उसको एनालाइज किया जाए। उसके साथ ही एक वेल डिफाइंड पैरामीटर जिसमें कि सारे रूल्स को प्रॉपर्ली और तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है, उन क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेते हुए जहां पर भी ये केसेस आए हैं वहां पर एक कंटेनमेंट जोन डिलिनेट किया जाना चाहिए। अर्बन एरियाज में जैसे कि कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी हो सकती है, कोई मोहल्ला हो सकता है, कोई म्युनिसिपल वार्ड या कोई पुलिस स्टेशन एरिया या कोई म्युनिसिपल जोन और पूरा टाउन, डिपेंडिंग ऑन की केसेस का स्प्रेड आउट कैसा है। इसी तरीके से रूरल एरियाज में कोई विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेज और पुलिस स्टेशन या कोई ग्राम पंचायत या ब्लॉक, इस टाइप के एरियाज को डिपेंडिंग ऑन द अबव पैरामीटर्स हमें कंटेनमेंट जोन को डिलिनेट करना है। इसके साथ ही इन एरियाज में एक बफर जोन भी डिक्लेयर करनी चाहिए अराउंड द कंटेनमेंट जोन, और कंटेनमेंट जोन में एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज एंड एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज पर प्रोहिबिशन रहे। वहां हमारा मुख्य एफर्ट हो कि एक तरफ हम जब स्ट्रिंजेंट पैरामीटर कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्पेशल टीम्स बनाकर कंटेनमेंट जोन में हाउस टू हाउस सर्वेलेंस की जाए। ये स्पेशल टीम्स
सभी केसेस को एक्टिवली सर्च करें। उनका फोकस ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के केसेस को डिटेक्ट करने में लगे। सभी केसेस जो पाए जाएं उन पर टेस्टिंग क्राइटेरिया के तहत सैंपलिंग उनकी की जाए, सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जाएं और उसी के साथ ही जितने भी पॉजिटिव केसेस पाए जाएं उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से क्लिनिकल मैनेजमेंट कर फेटालिटी को कम से कम करके उन पेशेंट्स को रिकवर कराया जाए। इसी तरीके से हमारे एफर्ट्स होने चाहिए कि हम एक्सटेंसिव सर्विलेंस करें ILI और सारी केसेस की बफर जोन में इन ऑल द हेल्थ फैसिलिटीज, ताकि ओवरऑल कोऑर्डिनेट एफर्ट्स के थ्रू हम ब्रेक कर पाए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को। आज जब कोविड-19 पेंडेमिक से हम डील कर रहे हैं तो हम लोग लाइफ की नई रियलिटीज को भी फेस कर रहे हैं। एज पीपल से कि वी आर गोइंग टू सी ए न्यू नॉर्मल, हमें जरूरत है कि हम सावधान रहें, जागरूक रहें और हर तरीके से सतर्क रहें। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सरकार के द्वारा दिए हुए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है। हमें कॉन्शियस एफर्ट्स करने हैं कि जब हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहें तो डायरेक्ट और कन्फाइंड कॉन्टैक्ट से फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पालन करते हुए हम लोगों से मिलें और उसके हिसाब से अपना दिनचर्या प्लान करें। किसी भी एरिया में कंजेशन से बचने के लिए स्टैगर्ड टाइमिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें। हैंड्स को अपने वॉशिंग हैंड्स विद सोप, वाटर या सैनिटाइजर का उपयोग, इसके थ्रू हम हैंड हाइजीन को प्रमोट करें। जो भी फ्रीक्वेंटली टच सर्विसेज हो सकती हैं जैसे कि टेबल टॉप्स, चेयर के हैंडल्स, कीबोर्ड्स, माउस पैड एक्सेट्रा, उनको नियमित रूप से डिसइंफेक्ट और साफ करते रहें और सभी लोग मास्क या फेस कवर एज अप्रोप्रिएट उसका इस्तेमाल करें। हमें यह समझना चाहिए कि मास्क पहनने वाला व्यक्ति बीमार व्यक्ति नहीं है। मास्क पहनने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अपने समाज के बारे में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और विचारशील है। अपनी सुरक्षा के लिए सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोरोना ट्रैकर एप्लीकेशन आरोग्य सेतु डाउनलोड की जाए। इस लड़ाई में पूरा दुनिया जुड़ी हुई है। उस समय पर अगर इंडिया को सक्सेसफुल होकर इससे निकलना है तो जरूरत है कि हम सिंपल एक्शन जो कि हमें सपोर्ट कर सकते हैं जैसे कि हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हेल्प अस टू हेल्प यू। धन्यवाद। धन्यवाद। फ्रेंड्स, जैसे आपको मालूम है कि सरकार ने 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स गठित किए हैं। हमारे पास ऑलरेडी 4 ग्रुप्स की जो है प्रेजेंटेशन हो चुकी है। आज हमारे साथ हैं चेयरमैन एम्पावर्ड ग्रुप 3। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर अपना प्रेजेंटेशन। जी, मैं सबको पहले तो नमस्कार और गुड आफ्टरनून। हमारा ग्रुप 3 का जो बेसिक हमारा जो जवाबदारी है वो है कि जो एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज है उसको हम उसका अवेलेबिलिटी नक्की करें। तो इसमें जो मोटी मोटी जो मैं बड़ी जो बताना चाहता हूँ, एक तो वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, PPEs, N95 N99 मास्क, डायग्नोस्टिक किट्स और दूसरा जो भी हमको दिया जाए काम में जैसे भी समय जाता है इसका। तो नेक्स्ट, तो इसमें इस पहली बात मैं बताना चाह रहा था कि भारत का हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये बहुत ही ज्यादा ये सब चीजें मैंने जो बताया उसका बहुत बड़ा डिमांड था, ग्लोबल डिमांड अभी है और पूरा विश्व उसको परचेज करना चाहता है। पूरे विश्व में से उसका प्रोक्योरमेंट चल रहा है। ये हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इसमें दूसरा चैलेंज था कि वो हमारा अब तक भारत में ये लार्जली इंपोर्ट होता था और जो बनता था वो भी बहुत कम बनता था। PPE और N95 भारत में बनते नहीं थे, वो इंपोर्ट होते थे। थोड़ा वेंटिलेटर्स बनता था, टेस्टिंग किट्स थोड़े बनते थे। तो हमारा स्ट्रेटेजी ये रहा हमारा ग्रुप का, हमको मैंडेट भी दिया गया कि इसको ये जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देखा जाए, एक अवसर की तरह देखा जाए। और भारत के जिसकी अपनी एक इंडस्ट्री बहुत बड़ा बेस है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो उसका उपयोग करके हमारे भारत में ही एक मैन्युफैक्चरिंग बेस ये सबका क्रिएट करना चाहिए और सप्लाई चेन बनाना चाहिए। इसके लिए हमने 3 प्रकार से काम करना शुरू किया। एक तो था कि जो हाल में जो मैन्युफैक्चरर है उसकी कैपेसिटी बढ़ाया जाए, उसकी कैपेसिटी जो है इसको एक्सपांड किया जाए। उसके लिए उसको क्या क्या जरूरत है उसका हमने लिस्ट बनाया और बाद में उसको हमने मदद करना शुरू किया। दूसरा किया कि कोई नया मैन्युफैक्चरर बन सकता है, उसके लिए क्या उनको मदद कर सकते हैं हम, तो उसका हमने शुरू किया। तीसरा है हमने हैंड होल्डिंग एंड फैसिलिटिंग, मैंने जनरली बताया कि बहुत जरूर पड़ती है। उनके लिए मटेरियल बनाना पड़ता है,
टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, ये किया। एंड इसके लिए हमने हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स, ऑफिसर्स एंड साइंटिस्ट को हमने एक टीम बनाया। हर चीज का मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे काम किया है। एंड इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, उसके भी हमने ऑर्डर किए हैं, लेकिन वो एब्सोल्युटली टाइमलाइन मीट करना है, तभी हमने इंपोर्ट का हमने उपयोग किया हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा अब वेंटिलेटर में देखिए, जो हमको रिक्वायरमेंट दिया गया है ये 75,000 है। अच्छा, ये है 3 महीने का है, अप्रैल, मई एंड जून। अच्छा, इसमें से आपको बताएं कि 19,000 तो आज भी हमारे पास है। अच्छा, हमने 60,884 जितना ऑर्डर कर दिया है। इसमें से आपको बताएं कि खाली 1,000 हम खाली इंपोर्ट कर रहे हैं। 60,884 में से 59,884 these orders we have given to the local manufacturers and we have identified 7 manufacturers in the country। जो मैं बराबर अभी मैं बताता हूं आपको कि बेल जो हमारी भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हैं और स्कैनरेकर की एक कंपनी है, ये दोनों को मिलकर 30,000 का ऑर्डर दिया है। मारुति सुजुकी एंड आगवा करके है, आगवा एक न्यू स्टार्टअप है, उसको 10,000 का ऑर्डर दिया है। एंड आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन है, बहुत बड़ा PSU है स्टेट गवर्नमेंट का और भारत सरकार की सहायता से बनाया गया है, उसका 13,500 का हमने ऑर्डर दिया है। उनको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी वर्ल्ड बैंक थ्रू उनको लोन और सहायता दिया हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा वेंटिलेटर में हमने एक किया है कि उनको हमने पहले तो लॉजिस्टिक में हमको बहुत मदद करना पड़ा उनको, बाद में न्यू सप्लाई चेन बनाना पड़ा। तो इंडी भारत में ही जहां जहां बन सकता है, क्योंकि विश्व में भी इसके स्पेयर पार्ट मशीनरी आज मिलना बहुत डिफिकल्ट है, तो हमने यहाँ ही भारत में ही कहीं कौन बना सकता है, ये सबको आइडेंटिफाई करके उनके साथ में मिलके काम किया। इसमें DRDO जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लोगों ने साथ में थे ये लोग। अच्छा, बाद में ये हमने उनको स्पेसिफिकेशन है इसके साथ में मिले, इसके लिए उसको स्पेसिफिकेशन तैयार करने में, प्रोटोटाइप तैयार करने में, डिजाइन तैयार करके उसको मंजूरी देने में काम किया। अच्छा, ट्रेनिंग एंड, अच्छा अभी ये हमारा जो ये है उसका अभी 4 कंपनी का फर्स्ट लॉट आ गया है, उसका टेस्टिंग चल रहा है। ये इतने कम समय में उसका फर्स्ट लॉट आ भी गया है, टेस्टिंग भी चल रहा है और मुझे लगता है कि ये अभी उसका डिलीवरी शुरू हो जाएगा। ये महीने में हम सोच रहे हैं कि इसका 15,000 तक का हमको वेंटिलेटर्स मिल जाएंगे मिनिमम। अच्छा, इसके लिए हमें ट्रेनिंग एंड अदर प्रोटोकॉल ऑलरेडी इश्यू कर दिए हैं कि नए वेंटिलेटर से लगेंगे तो उसको कैसे चलाना है, इसके लिए डॉक्टर्स को ट्रेन करने का प्रोटोकॉल हो गया है और उसको जो लॉजिस्टिक जो करना है, इसको कंज्यूमेबल जो उसके जरूरत पड़ता है रोज ICU में जो जो चीजें जरूर पड़ेगी उसका भी लिस्ट बन गया है और सप्लाई जो मैन्युफैक्चरर है उसको बताया गया है कि ये आप हर राज्य में जहां भी ये लगेंगे वेंटिलेटर्स को दिया जाएगा। तो ये हमने कर दिया। अच्छा, हमको ये विश्वास है कि जितना भी रिक्वायरमेंट है भारत का ये इसको हम मीट कर पाएंगे। नेक्स्ट, अभी ये दूसरा है कि अभी वेंटिलेटर्स का यूज है भारत में, अभी जरूरत कम पड़ी है। ऑक्सीजन का एक ऊपर बहुत ध्यान दे रहे कि ICU में जो जाएंगे वो ऑक्सीजन की भी उसको जरूरत पड़ेगी। और मैं जो बताने में हर्ष होता है कि हमारे भारत में ऑक्सीजन प्रोडक्शन इनफ है, जो भी जरूरत होगी उसको हम दे पाएंगे। हमारे पास सिलेंडर्स भी इनफ है। अच्छा, अभी हमने एक काम किया है कि हमने जो इसका स्टेटस में बताता हूं ऑक्सीजन के बारे में कि 6,400 मैट्रिक टन का मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसमें से 1,000 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन में यूज होता है। उसको बढ़ाना है तो कोई तकलीफ नहीं है, बढ़ा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास 5 बड़े मैन्युफैक्चरर हैं ऑक्सीजन के, 600 स्मॉल है, उसका पूरा इन्वेंट्री बनाया गया है, उसका पूरा मैपिंग हुआ है। अच्छा, इनका इन्वेंट्री और मैपिंग करके हमारी जितनी कोविड हॉस्पिटल है इसके साथ में मैपिंग कर दिया गया है। अच्छा, हमारे पास 409 ऐसी भी हॉस्पिटल है ये अपने आप ऑक्सीजन बनाती है, उसका भी हमने लिस्ट किया है और मैपिंग में उसको मैपिंग बनाने समय ध्यान दिया हुआ है। हमारे भारत में क्रायोजेनिक टैंकर्स है, ये जो ऑक्सीजन ले जाते हैं इसके लिए 1,050 टैंकर्स है जो पर्याप्त है, ये मैं बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट, जो हमने जो अभी किया है कि हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो मैं बात करना चाहता हूँ, तो 4,38,000 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल है जो आज की जरूरियात के लिए पर्याप्त है। हमने 1,03,000 नया सिलेंडर परचेज किया है। पहली बार भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पहली बार परचेज कर रही है और परचेज करके हम इसको सप्लाई चेन में डालेंगे। तो 1,03,000 का ऑर्डर दिया है और सब भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं। अच्छा, दूसरा हमने तैयार करके रखा हुआ है कि हमारे पास 5 लाख ऐसे
इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है जिसको हम इजीली मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें कोई खर्च भी नहीं होता है। तो ये हमारे पास 5 लाख है, लेकिन अभी हमको जो रिक्वायरमेंट दिया है इसके मुताबिक 60,000 का ऑलरेडी हमने ऑर्डर कर दिया है और हर राज्य को बता दिया है, वो वहां से मंगवा सकते हैं। वो सप्लाई चेन ऑलरेडी है, इसी में आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट अब आया पीपी, जो सब आप सबको जो सबकी एक चिंता थी कि पीपी का क्या है, तो पीपी का डिमांड हमको जो दिया गया है, दीज आर प्रोजेक्टेड डिमांड्स। ये हम मैक्सिमम अप्रोच लेके हम चल रहे हैं। 2 करोड़ का हमारा रिक्वायरमेंट दिया है मोटा मोटा। हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है 2 करोड़ 22 लाख का। डोमेस्टिक ऑर्डर्स हमने दिया है 1.42 करोड़ का। और मुझे बताने हर्ष होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कुछ भी नहीं था, वो आज कल की तारीख की मैं बता रहा हूँ, 1,87,000 रोज बन रहे हैं, आ रहे हैं और राज्यों को दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो अच्छा, अरे हमारा जो ये मेक इन इंडिया का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ये हम यहाँ भी लाए हैं। इसमें एक भी नहीं था मैन्युफैक्चरर। आपको बताऊं, 22 तारीख को 2 मैन्युफैक्चरर थे, 22 मार्च को। आज मैंने अभी 107 बताया, लेकिन अभी मैं आया यहाँ 3, अभी मुझे इंफॉर्मेशन दिया है कि 4 नए ऐड हो गए हैं। तो 111 लोगों को हमने ऑर्डर दिया है। 1 करोड़ 83 लाख पीपीई का ऑर्डर दिया है और अभी और भी बढ़ा है इसमें। अच्छा, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स अभी आए हैं क्योंकि हमने उसका रॉ मटेरियल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है उनके, वो लोगों ने बहुत काम किया है इसमें। और ये उनका पूरा ऑफिसरों की पूरी टास्क फोर्स बनाया है और पूरा काम करके सबको मदद कर रहा है। उनका सैंपल को अप्रूवल दिया, इसलिए हमने सैंपल को फ्लाई भी कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट करके उस सैंपल को मंजूरी करता है, प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट को स्पेसिफिकेशन है, वो स्पेसिफिकेशन मंजूर करवाते हैं और बाद में उसको इमीडिएटली उसका जैसे भी उसका स्पेसिफिकेशन मंजूर होता है, तुरंत फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे बेसिस पे ऑर्डर दिया जाता है। ओपन टेंडर है, एनीबडी कैन कम, द प्राइस इज फिक्स्ड एंड वी आर गिविंग द ऑर्डर ऑन द सेम डे। तो आपको मैं बताऊं कि 30/4 को 1,27,000 रोज का उत्पादन शुरू हुआ है, वो जीरो था, ये आप बताएं। और एडिशनल डोमेस्टिक सप्लाई इन द नेक्स्ट 2 months इज 1.15 करोड़। हमारा रिक्वायरमेंट 2 है, तो 1.15 तो ये हो रहा है कि इतना हो जाएगा। और हमने इंपोर्ट का 80 लाख का ऑर्डर दिया है और ये सब आना शुरू हो गया है हमने। तो अच्छा, तो ये हमने ये बताया कि आगे नेक्स्ट तो बताना ये था कि देखो, इसमें हमने एक ही था, चित्रा करके एक लेबोरेटरी थी, हमने 15 दिन में 9 नए लेबोरेटरी बना दिए हैं। इसमें आप नाम पढ़ सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज दिल्ली, DRDA का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर, ADRD एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा, एंड 6 लैब हैं, वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के, चेन्नई, मुंबई, मुरादानगर, कोलकाता और कानपुर में 2 है। पहले सबको कोयंबटूर जाना पड़ता था, कोयंबटूर हम एयर फ्लाइट को उनको स्पेशल एयर फ्लाई करते थे, वहां जाके बेंगलोर ले जाते थे, बेंगलोर से स्पेशल व्हीकल का अरेंजमेंट किया था वहां के, और वो व्हीकल से हम ले जाते, सिल्क बोर्ड के साथ मदद लेके व्हीकल रोज हम भेजते थे वहां। जो नया भी आया सैंपल उसका मंजूरी करवा के सेम डे के उसको फ्लाइट वापस लाते थे, उसका प्रोडक्ट को भी ऐसे ही करते थे और इमीडिएटली ऑर्डर देते थे। ये हमने एक अरेंजमेंट किया अभी। ये तो ये अच्छा, दूसरा बहुत अच्छा एक काम हुआ है कि DRDO ने 3 टाइप का न्यू PU कोटेड नाइलॉन पॉलिएस्टर बनाया। ये हमारे सबसे बड़ा मटेरियल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और ये इससे N95 का मास्क बनता है और उसका भी हमने ऑर्डर कर दिए हैं, उन लोगों ने भी डिलीवरी शुरू हो गया है इसमें। अच्छा, PPE में भी हमारे, मैंने आपको बताया कि ओपन टेंडर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसका भी स्पेसिफिकेशन मंजूर हो जाता है उनको इमीडिएटली ऑर्डर दिए जाते हैं। तो हम अभी तक हमको मिल गए हैं 21 लाख PPE आ गए हैं और राज्यों को हमने दे दिया है। और अभी जैसा समझ आएगा, अब तो रोज बढ़ती जाती संख्या में मुझे लगता है कि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं डोमेस्टिक PPE प्रोडक्शन पर डे, तो ये 30 मार्च का हम देख रहे हैं, इसका पहले तो 0 था, 3,312 था पर डे। और आज की तारीख में 30 अप्रैल ये है आपका 2020, 1,86,472 PPE रोज के बन रहे हैं। ये बढ़ के 2 लाख भी होने का थोड़े समय में हो जाएगा। और मुझे लगता है कि भारत में, अच्छा, ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा पहले हम जो 50,000 PPE का उपयोग होता था भारत में और सब इंपोर्ट होता था, 50,000, इसके सामने आज हमारी कैपेसिटी इतनी बड़ी है, 7,000 करोड़ का इंडस्ट्री बन गया है। और आफ्टर चाइना दिस हैज बिकम द बिगेस्ट इंडस्ट्री, 1 बिलियन इंडस्ट्री बना है। तो ये हमारा, मुझे लगता है कि ऐसे ही हमारा जो नए लोग आ रहे हैं होता है तो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे भारत की पूरी जरूरियात को। लेकिन अभी हमारा भारत का जरूरियात का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट,
N95 और N99 मास्क। मैंने बताया पहले ही कि DRDO ने नया मास्क का मटेरियल नया डेवलप किया और वो N99 मास्क है। हमारा डिमांड हमको दिया है 2.72 करोड़। हम अच्छा, इसमें से टोटल हमने ऑर्डर कर दिया है 2.49 करोड़ का किया है। अच्छा, डोमेस्टिक ऑर्डर है 1.49 है और उसका भी कैपेसिटी बताइए, जीरो था। आज का जो मैं कल का फिगर दे रहा हूँ वो रोज का 2,30,000 बनना शुरू हुआ है और ये बहुत बढ़ने की संभावना है क्योंकि नए नए मैन्युफैक्चरर्स भारत के ही आ रहे हैं और ये हमने उसका मशीनरी, स्टिचिंग मशीन, ये सब चीजें भारत में ही उसका पूरा इंतजाम किया गया है और भारत में ही पूरा बन रहा है। तो मेक इन इंडिया अगेन हम लाए हैं। तो उसका 6 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे पास, 7 नया हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है। उनका मास्क का जो है सैंपल हमारे पास आ गया है, उसको अलग अलग जगह लेबोरेटरी में हमने भेजा है लास्ट 3 डेज में और उसका भी मंजूरी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अच्छा, डोमेस्टिक में हमारा जो डोमेस्टिक आएगा हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग, ये 2 महीने में आएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग में बोल दिया, रिसीव हमको 50 लाख के मिल गए हैं और हर राज्यों को हमने दे दिया है। 2 महीने में हमको 1,40,00,000 एन मास्क मिलेगा। तो ये मुझे लगता है कि भारत की जरूरत और हमने जो इंपोर्ट किया है 1 करोड़ का, तो पूरी जरूरत हमारी पूरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्या अच्छा, श्योर सप्लाई भारत का है 1,40,00,000 रोज के 2-2.5 लाख जितने मास्क आएंगे। तो ये तो हमारा पूरा देश को देख सकते हैं। अच्छा, हमारा नया लैब भी हम ऐड करने का अभी प्रयत्न कर रहे हैं। हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को बोला हुआ है कि हमको और भी लैब दिया जाए। पीपीई की तरह जो हर जगह पे हमने लैब किया है तो फास्टर होगा सैंपल चेकिंग, फास्टर एक प्रोडक्शन में आ पाएंगे। मुझे आई एम अमेज्ड एट द कैपेसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, द वे दे हैव कम फॉरवर्ड and the way they have started manufacturing using that technology is just amazing. And I am really thankful to the Indian industry that in the time of difficulty they have come forward and started manufacturing. Again यहाँ हमारा ओपन टेंडर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसका भी मंजूर हो जाता है उसको इमीडिएटली ऑर्डर दिया जाता है। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग आपका, ये मैं 30 दिन का दिया है। इसके पहले तो जीरो ही था, लेकिन ये मार्च की 1 तारीख से शुरू हो गया था, काम पहले से शुरू हुआ था। अभी आज की तारीख में 2,30,500 30 को ले इतना हमारा प्रोडक्शन शुरू हो गया है। नेक्स्ट, अच्छा, अब डायग्नोस्टिक टेस्टिंग किट्स की बात हम करें तो कंबाइंड आरटीपीसीआर हमको 35 लाख की हमको जरूरत बताई गई है। हमारे ग्रुप को हमने ऑर्डर कर दिया है, आईसीएमआर ने ऑर्डर किया है, आईसीएमआर ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने 21,35,000 का ऑर्डर किया है। आ गया है 13,75,000, वो रेगुलरली डिलीवरी हो रहा है। इसका रॉस टेस्ट किट का 8 लाख बताया है, लेकिन जो ऑर्डर किया है ज्यादा मशीन उसको ध्यान में रख के किया है। आज का जितना मशीन है इसके सामने 2 लाख की जरूरत है टेस्टिंग। एक टेस्ट किट से रॉस मशीन में 1400 को होता है टेस्ट, 1401, तो ये 2 है तो इसका 2 लाख का, इनको 1400 गिने तो इतना टेस्ट हो सकता है। और अभी हमको 6 लाख आ गए हैं और इसका रेगुलर डिलीवरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनुअल आरटीपीसीआर में आप देख सकते हैं कि प्रो 35 लाख के सामने 30 लाख आ गए हैं, प्राइमर 35 लाख के सामने 22 लाख आ गए हैं, मास्टर मिक्स है 16.4 लाख आ गए हैं। अच्छा, VTMS एंड RNR ये राज्य सरकार परचेज करती हैं, लेकिन अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमको राज्य सरकार को भी हैंड होल्डिंग करेंगे, हम उसका परचेज करेंगे। उसके भी ऑर्डर हो गए हैं और उनका भी रेगुलर डिलीवरी आ रहा है। नेक्स्ट, अच्छा, ये मैं बताना चाहता था ड्रग्स एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स। एक मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में आज कोई दवा की मेडिकल इक्विपमेंट का कोई शॉर्टेज नहीं है। एंड एक बताना कि हमारे वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ, तो हमारे वहाँ 2 कंट्रोल रूम हमने चालू किए हैं सिंस लास्ट 2 मंथ्स। एक डीओपी में है, मेरे डिपार्टमेंट में है, एक एनपीपी में, दोनों 24/7 काम करता है। और हमारा कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद द मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फार्मासिस्ट है। स्टेट हमने बहुत मदद किया है क्योंकि मेडिकल एंड ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री पूरा चलना चाहिए, नहीं तो शॉर्टेज हो सकता है। और तो होम मिनिस्ट्री ने भी हमको बहुत मदद किया है और इसकी वजह से हमारा आज कोई शॉर्टेज नहीं है। ये HCQ का इश्यू आ रहा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स का क्या सिचुएशन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी 12.23 थी मार्च में, अप्रैल में वो 30 करोड़ टैबलेट हो गया है। इसका मतलब है 1.5 टाइम्स प्रोडक्शन कैपेसिटी भारत का बढ़ा है। हमने जो रिलीज हमने मार्केट में रिलीज किया है, मार्केट में फार्मेसी को 9 करोड़ का प्लान है, 5 करोड़ अभी दिया है, 4 करोड़ अभी ट्रांजिट में है। अच्छा, अगेंस्ट उनका रिक्वायरमेंट, रेगुलर रिक्वायरमेंट 2.5 करोड़ था। ये यूज होता था आर्थराइटिस
एंड लुपुस, ये 2 डिसीज के लिए यूज होता था। इसके सामने हमने एक 9.59 करोड़ का हम रिलीज कर दिया है। अच्छा, सेंटर एंड स्टेट दोनों का हमने डिमांड पूरा दिया है। और नेक्स्ट में ये बताऊंगा मैं आपको। देखिए ये है पूरा, एक बताते हैं आपको कि देयर आर टू मेन मैन्युफैक्चरर्स, दे मैन्युफैक्चर ऑलमोस्ट 90% ऑफ दी HCQ, इप्का एंड जाइडस। ये दोनों का कैपेसिटी आप देख सकते हैं कि टोटल कैपेसिटी 4.73 एंड 7.50 था। तो वो था टोटल मिला के 12.23 था। आज 30 हो गया है। मुझे अभी बताया गया है कि मई में जो 30 करोड़ हमने लिखा है टैबलेट्स, वो 40 करोड़ तक की हो सकती है। और नीचे आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ सप्लाई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमें 7 करोड़ दिया है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमको बताया कि इतना ज्यादा हमको बस इतना अभी नहीं चाहिए, और लेकिन हमने उसको दे दिया है रिक्वायरमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट को हमने 3.80 प्रोवाइड किया है, और फार्मेसी में 5.24, और मैंने बोला 4 करोड़ ट्रांजिट में है। मिला के 16 करोड़ टैबलेट, जो 2.5 करोड़ था इसके सामने 16 करोड़ टैबलेट हमने मार्केट में दिया हुआ है। HCQ का it is a success story in which we have been able to to help the other nations also, that has and also meet our demand, and still we have the surplus with us. This next I would like to thank all the department. Naturally, Ministry of Health and Family Welfare has been very helpful to us and has guided us. My department is all naturally we are there, but DPPIT ने बहुत अच्छा काम किया। ऑक्सीजन सिलेंडर में उनके सेक्रेटरी और उनके पूरी डिपार्टमेंट ने बहुत ही मदद किया। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड सेक्रेटरी टेक्सटाइल, उनके पूरे मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया। PP और N95 मास्क में बहुत ही अच्छा काम किया। DRDO ने बहुत अच्छा रिसर्च करके एट द निक ऑफ द टाइम they have come out with new specifications, 3 types of 95 new mask develop किया, और उसका मैन्युफैक्चर डिलीवरी शुरू हो गया है। ICMR naturally they have been associated with, and बहुत अच्छा किया। एक्सटर्नल अफेयर्स में जो इंपोर्ट होता है, तब मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढना, उसका प्रपोजल तैयार करके हमारे पास भेजना, क्योंकि ये बहुत ही ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा है। हमको उन्होंने मदद किया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। सिविल एविएशन ने 2 प्रकार में हम मदद किया। एक तो इंटरनेशनल एज वेल लोकल मूवमेंट के लिए उन्होंने कार्गो एयर ब्रिज और लाइफलाइन उड़ान, ये 2 प्रोजेक्ट्स में पूरे भारत में हमारा जितना भी ये प्रोडक्शन हो रहा है जो एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज का, इसके लिए हमको बहुत ही मदद किया है। और बिकॉज लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट नहीं होता ड्यूरिंग द लॉकडाउन, then the kind of manufacturing and the kind of delivery which we are making today would not have been possible. So naturally railways and post also we have been very helpful. And naturally last I would like to thank the state governments, because when the production started, when the new manufacturers came, they were always there. They helped us in logistics and necessary permission to open the industries, because ये जो इंडस्ट्री है उसके साथ में उनके एंसिलरी इंडस्ट्री ऐसे हैं कि जो बंद थे, वो पूरा एंसिलरी इंडस्ट्री को उन्होंने खुलवाया, और खुलवा के उसको चालू करवाया। उसका स्पेयर पार्ट, मशीनरी, जो मेन हमारे जो इंस्ट्रूमेंट के जो इक्विपमेंट के लिए से ये सब हमको मुहैया करवाने में बहुत मदद किया है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। नेक्स्ट, so I would thank you very much, and I'm sure that we'll be able to meet the demand which our nation needs. Thank you. Thank you very much, sir, for the detailed presentation, and I think this is assurance to every one of us that adequate medical supplies are available. We take online question. Will there be free movement of public transport in green zone areas? आई थिंक इसके लिए जो नई गाइडलाइंस आएंगी उसका इंतजार करें, तब सब स्पष्ट हो जाएगा। ओके, मिस्टर संजय शर्मा फ्रॉम। मेरा सवाल है सर, इंदौर से जितने भी अखबार निकलते हैं, आज एक बड़ी खबर छपी हुई कि सेंटर से जो टीम गई हुई थी इंदौर में कोरोना को रोकने के लिए, उसके बारे में लिखा गया कि सेंटर की टीम ने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की और यहां से चली गई। I think these local inputs in the media, that is the reporting part. But अगर आपका specific question है तो you can ask the question. Otherwise, I think it's a media report and we'll take note of that. Next, Mr. Neelu. दो चीजें सर। एक तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है, नया जो लिस्ट जारी की है, उसमें 21 दिन का एक पीरियड रखा गया है उसको रेड जोन से। तो वो क्या है सर? क्योंकि पहले आप 28 दिन कहते हैं कि ग्रीन जोन तभी बनेगा जब 28 दिन वहाँ कोई नया केस नहीं आया, तो 21 दिन का क्या है?
और दूसरा सर कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो आप जो कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन ये दो बता रहे हैं, तो क्या बफर जोन के बाहर जो होगा वो ग्रीन जोन माना जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट के भीतर भी? तो सर जैसे कि आप सब लोगों को अवगत है कि इससे पहले हम लोगों ने 2 क्राइटेरिया लेते हुए, जिसमें कि मुख्यतः ये था कि टोटल क्यूमुलेटिव केसेस कितने हैं या वहां पर डबलिंग रेट कितना है, उसको क्राइटेरिया को लेते हुए देश के जितने जिले हैं उनको रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में डिवाइड किया था। उसके बाद जैसे जैसे केसेस का नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी रिकवरी रेट में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी सैम्पलिंग रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो एक नीड है कि हम जो हमारा सैम्पलिंग क्राइटेरिया उसको थोड़ा और, उसको जो हमारा आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है फॉर जोन, उसको थोड़ा और ब्रॉड बेस करें, उसको मल्टी फैक्टोरियल लेके जाएं, ताकि हर इवेंचुअलिटी एट द फील्ड लेवल इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल एरियाज ऑफ इंटरवेंशन should be taken into consideration and no zone which can tomorrow become a problem for us should be missed out. तो उसके पार्ट में ही हमने रेड और ऑरेंज जोन को डिफाइन किया है, जिसमें हमारे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो रिवाइज क्राइटेरिया है। अगर आप देखें तो एक तो टोटल इंसिडेंस ऑफ केसेस वहां पर कितनी है, उसके साथ ही वहां पर डबलिंग रेट कैसा है केसेस का, साथ ही वहां पर टेस्टिंग किस लेवल पर हो रही है, वहां पर हमारी सेंट्रल आरआरटी जो गई हैं, होम मिनिस्ट्री की आरआरटी जो गई हैं, जिसमें कि हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल्स है उनका फीडबैक क्या है, जो हमारा रेगुलर सर्वेलेंस स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन में चलता है उसका क्या फीडबैक है। इसके साथ ही वहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, कि क्या वह एरिया आज अगर वहां पर थोड़े से कम केसेस है बट दिस इज ए क्रिटिकल एरिया, कि कल को वहां पर प्रॉब्लम ऐसी ना हो जाए कि अंडर करंट के रूप में वहां पर केसेस इतने हो कि वह जिला उसे मैनेज ना कर सके। तो इन सारे कंसिडरेशंस को लेते हुए हमने ऑरेंज और रेड जोन को डिफाइन किया है। नाउ किसी भी एक पर्टिकुलर जिले में अगर वहां पर इससे पहले वह रेड या ऑरेंज है, तो साथ में अगर वहां पर कंटेनमेंट एफर्ट्स अच्छे ढंग से चल रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, तो हमने कहा है कि 21 दिन अगर उस जिले में कोई केस नहीं आता तो आप उसको रेड या ऑरेंज से निकालकर आप उसको ग्रीन जोन में कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा विषय जैसे आपने बताया कि मुख्य फोकस ये है कि विद इन दीज डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम रेड या ऑरेंज जोन बोलते हैं, वहां पर केसेस आए हैं, तो वहां पर हमें एक प्रोएक्टिव और स्ट्रिंजेंट मेथड में जाते हुए उनको कंटेन करना है। वहां पर जो भी वायरस स्प्रेड हुआ है सिस्टम में, उसको कंटेनमेंट जोन उसकी डिलिनेट करते हुए वहां पर उसको एक बड़े रूथलेस मैनर से वहीं पर चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है, ताकि उस जिले में और उस जिले के बाहर वह ना फैले। तो ये इसी संदर्भ में मैंने आप लोगों को कंटेनमेंट जोन के प्रॉपर पैरामीटर्स के बारे में हाईलाइट किया था। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर चाहे वह रेड डिस्ट्रिक्ट हो या वह ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ होम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नोटिफाई करेगी। अनदर ऑनलाइन क्वेश्चन, दिल्ली, मुंबई और पुणे, क्या इन शहरों में सोमवार से लॉकडाउन खुल जाएगा? आई थिंक स्पेकुलेटिव, वी हैव टू वेट फॉर द अनाउंसमेंट, बट इफ एनीथिंग मैडम यू वांट टू ऐड? ओके, वी शुड वेट फॉर इट। मिस्टर अनु मित्रा, आनंद विजय पत्रिका। Not reported any positive case for last 28 days, but instead of putting them in green zone, from orange zone to green zone, ministers put them in red zone. What is the reason? Sir, as far as all the districts are concerned, मैंने अभी आपको पूरे डिटेल में क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया है। वह क्राइटेरिया बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन earlier time when the cases were less, when we were focusing more on absolute number of cases alone और डबलिंग रेट, वी सेड कि वी नीड टू ब्रॉड बेस द क्राइटेरिया कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट जहां पर आज अगर पोटेंशियल केसेस भी कम है, कल को वह सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि वहां के केसेस मैनेज करना मुश्किल हो जाए, उसको कंसिडरेशन में लेते हुए जैसे मैंने आपको बताया टेस्टिंग रेशियो, किस जिले में किस प्रकार की टेस्टिंग हो रही है, कहीं ऐसा ना हो हम एक सिचुएशन में आ जाए कि हम टेस्टिंग कम कर रहे हो और अंडर करंट के रूप में वहां पर केसेस बढ़ते रहें। इसी तरह से किस जिले की क्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, कि अगर वह बहुत ही ज्यादा हाईली डेंस एरिया है तो चांसेस हैं कि वहां पर केसेस फैलने के उसी स्पीड से बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। तो हमने अपने क्राइटेरिया को ब्रॉड बेस किया, ब्रॉड बेस करके जो जिले हमारे लिए फ्यूचर में भी एक पोटेंशियल रिस्क क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वहां पर आज लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस भी हो, उनको कंसिडरेशन में लेके रेड जोन के रूप में डिफाइन किया गया है। आज सबसे बड़ा चैलेंज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे बड़ा चैलेंज है कि नॉट वेदर ए डिस्ट्रिक्ट हैज बीन क्लासिफाइड एज ए रेड डिस्ट्रिक्ट और इट हैज बीन क्लासिफाइड एज ए ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट।
चैलेंज ये है कि आज क्या हम जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में केस आए हैं अपनी कंटेनमेंट जोन को प्रॉपरली डिलिनेट कर रहे हैं, और डिलिनेट कर हमने कितनी, डिपेंडिंग ऑन द विड्थ और द ओवरऑल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनमेंट जोन, हमने कितनी स्पेशल सर्विलेंस टीम्स बनाई हैं। वह सर्विलेंस टीम्स डे टू डे घर पे जाकर सर्वे कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्या वह कोई केस छोड़ तो नहीं देती, जिसकी वजह से फिर अगर अंडर करंट के रूप में जो भी हमने एफर्ट्स किए हैं वह फेल हो सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में जो हमारा मुख्य फोकस होना चाहिए वह होना चाहिए कि जहां पर भी केसेस आए हैं, वह चाहे रेड जोन डिस्ट्रिक्ट हो चाहे ऑरेंज जोन डिस्ट्रिक्ट हो, बिना किसी कोताही के वहां पर हम कंटेनमेंट एफर्ट्स को पूरे 100% उस मोमेंटम से, उस विगर से करें कि वहां पर डिजीज फैल ना पाए। लास्ट क्वेश्चन मिस्टर नीरज, न्यूज 18। सर, महाराष्ट्र में एक मामला आया कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया मरीज पे, उनकी मौत हो गई। तो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर क्या गाइडलाइंस है? पहले भी आप बता चुके हैं, लेकिन क्या कोई गाइडलाइंस है अस्पतालों को, या क्लिनिकल ट्रायल के तौर पे किसी पे इस्तेमाल किया गया, उनकी जान नहीं बच पाई, क्या है पूरे मामले में? सर, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था ये बात कि अभी कोई कंफर्म ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी फॉर कोविड-19 नहीं है। पूरे वर्ल्ड ओवर प्लाज्मा थेरेपी हो या और डिफरेंट मेथोडोलॉजी हो, उन पर अभी ट्रायल मोड में है, वो रिसर्च मोड में है, और उसके तहत ही कोई भी अगर इस पर कार्य करना चाहे तो वह प्रॉपरली ड्रग कंट्रोलर से परमिशन ले, जैसे कि आईसीएमआर गाइडलाइंस में कहा गया है, और उसके तहत ही उस प्रोसेस को इनिशिएट करे। यह बहुत जरूरी है कि while we should remain hopeful, but we should not end up doing something which is contrary to the evidence. तो प्रॉपर एविडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, उसको रिसर्च और ट्रायल के रूप में ही लिया जाना चाहिए और उसके तहत ही कार्य करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।